ओके। एक सवाल है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, वो पहले कर लेते हैं और बाकी बाद में करते हैं। ज़मीर अंसारी इज़ अ कार डीलर। कार्स आर पेज नंबर 196। ज़मीर अंसारी इज़ अ कार डीलर। कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस। तो डीलर है, ही हैज़ बीन सेलिंग कार्स एट फॉलोइंग टर्म्स: फेयर वैल्यू, एनुअल रेंटल, मार्केट इंटरेस्ट रेट, लीज टर्म। अभी सिंपल इस डेटे को मैं पकड़ता हूं और इस डेटे को पकड़कर हम कोशिश करते हैं जनरल एंट्रीज करने की। कार डीलर को अंडरलाइन कर लें। कार्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड ऑन लीज। लीज का खुद उसने बता दिया फाइनेंस लीज, तो फिर ये डीलर लेसर हो गया। जी कॉस्ट बोलें, सवाल में अवेलेबल नहीं है। फेयर वैल्यू आप लोगों ने नोट नहीं करना होगा, बस कैलकुलेटर हाथों में पकड़े। 5000। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट छोड़े परे, अब बड़े हो गए हैं, चलें निकाल लें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एनुअल लीज रेंटल इन एरियर्स 16 इंटू 4 6584। मार्केट रेट इज 12% पर एनम। एरिया रेट एडवांस है 1646 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस 4। जी एनआई जी 4999 ऑन अर्न्ड इंटरेस्ट 6584 माइनस 4999 1585। लेट आने वाले रिलैक्स रहे, मैं बता दूंगा अभी क्या हुआ है। आगे चलें। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल एंड इंटरेस्ट अगर रेंटल हम इंक्रीज कर दें 1800 से एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम। अगर रेंटल बदल दें और बाकी चीजें सेम रखें तो कैसे सवाल आएगा। कॉस्ट सवाल में अवेलेबल नहीं है। ऑल अदर रिमेन सेम, रेंटल बदल दें 1800 ज़रब 4 7200। 1800 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.12। सब कैलकुलेट हुआ है, बस थोड़ा सा टेंशन दें इधर। अनअर्न्ड इंटरेस्ट 1733। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। लीज रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल, इन्वेंट्री। चलें जी, अब जो हजरात ने आना था वो आ गए हैं। नोट कुछ भी नहीं करना, सवाल को तसल्ली से पढ़ें और सवाल की थीम समझें। चलें, जो अब लेट आए हैं इधर देखें। ज़मीर अंसारी एक कार डीलर है, गाड़ियां कैश पे भी बेचता है और किस्तों पे भी देता है, और लीज उसने खुद बता दिया फाइनेंस है। तो लेसर का सवाल है, डीलर लेसर, इसको हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट, डीलर लेसर का सवाल है। कैसे शुरू होगा? कॉस्ट
फेयर वैल्यू, GI, NI। पढ़ें जी। फेयर वैल्यू, रेंटल, मार्केट और इम्प्लिसिट में से हायर रेट उठाना था, अवेलेबल ही मार्केट है, बेस तो हमारी मजबूत होनी चाहिए। लीज टर्म 4 साल, व्हाट वुड बी इफेक्ट को छोड़ें अभी, ये 4 फिगर सामने रखकर वर्किंग करें डीलर लेसर के सवाल की। कॉस्ट 0, किताबों की तरफ देखें। फेयर वैल्यू 5000, रेंटल इंटू 4, GI 1646 को मैंने 12% पे 4 साल पे डिस्काउंट कर दिया। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम ये आ गई, कुछ भी नहीं सवाल में। क्या फर्क पड़ेगा सेल पे और इंटरेस्ट पर अगर रेंटल हम ज्यादा लें उससे? एज्यूमिंग ऑल अदर आइटम्स रिमेन सेम, एज्यूम सेम, एज्यूम 4 रिमेन सेम, रेंटल बढ़ेगा तो NI पे भी चेंज आया और अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम GI माइनस NI। अब ये डेटा आपके सामने है, इस डेटे से आपने 2 चीजें ढूंढनी है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इफेक्ट पहले बता दें। इंटरेस्ट पहले कितने, अब कितने? जाहिर बात है, शायद रेंटल महंगा किया आपने तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो इंटरेस्ट पे इफेक्ट बताएं। इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे यहां जाने से इंटरेस्ट बढ़ेगा। सेल पे थोड़ी सी जरा एफर्ट कर लेते हैं। सेल रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP, UGR भी है ही नहीं। फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP 4999, फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP। ये ना मेरे ख्याल से एक राउंडिंग की वजह से डिफरेंस आया है कोई एक का। आई के अपने सोल्यूशन में इसको सेम लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो रेट होगा ना 12 या कुछ % होगा, उसने एग्जामिनर ने ऐसे राउंड करके दिया हुआ है, तो ये सेम है। सेल वुड रिमेन सेम, सेल सेम रही। अगर आप इसको ना रुपीज में जाके करेंगे तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो सेल सेम रही लेकिन इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने ना ऐसे कोई पेपर में कोई अकल नहीं लगानी होती कि ज्यादा अच्छा ये करके ये कैसे होगा, करके देख लेना है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का काम है, करके देख लेना क्या करने से क्या होगा। चलें जी, अब आप हजरात ये वाला ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा। वो 2 बच्चे तो चले गए जिन्होंने कहा था फिजिकल करवाने हैं, हद होती है। अब ये आसान आसान से हैं, पीछे रह गए। ये आप लोगों ने पिछली क्लास की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ ROU। ROU में क्या नहीं होना चाहिए? पता नहीं यार कहाँ डायग्राम बनाई थी। ROU में क्या नहीं होना चाहिए, हाँ याद आ गया कहाँ बनाई थी। डायग्राम को तो मैं ही शायद देखूंगा, ज़्यादा फोकस मेरा उसी के ऊपर होगा जो लैंग्वेज हमने देखी थी। ROU में क्या क्या होना चाहिए, ये भी एक थोड़ा डायग्राम बनाई थी लेकिन इसको तफसील से बना लिया था हमने। Which of following should not be included in ROU? की कॉस्ट, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, इसे PV ऑफ LP कहा था, ये तो ROU में होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, PV ऑफ डी इंस्टॉलेशन, ये भी होना चाहिए। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर स्टार्ट ऑफ लीज, रिश्वत समझ लिया लीज शुरू करने से पहले। भाई ग्रॉस रेंटल
तो नहीं आते, रेंटल की पीवी आती है शायद, ये होते हैं ग्रॉस रेंटल। तो गलत सी चीज है, ग्रॉस रेंटल तो नहीं आते, ग्रॉस रेंटल आते हैं या रेंटल की पीवी? ग्रॉस रेंटल तो होते हैं रेंट यानी कि जो है, वो तो पीवी में डाल दिया तो फिर पीवी क्या रही फिर वो, तो ये लफ्ज गलत है, ग्रॉस रेंटल। हाँ अगर ये तो लफ्ज होता पीवी ऑफ रेंटल फिर तो शायद समझ आती बात। लेकिन इस तरह के सवाल का एक हल भी है, कल याद कराइएगा। पैरा नंबर 23 पेपर में खोल के हम देख लेंगे कि एट कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मेजर आरओयू एट कॉस्ट, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ present value of dismantling, present value of dismantling, payment made to lessor before start of lease, payment made to lessor before start of lease, gross rental। तो लिख लें पैरा 23 नहीं पैरा 24, स्टैंडर्ड का पैरा 24, आरओयू की कॉस्ट में क्या क्या जाना है। वैसे तो अकल लगा के भी चल सकते हैं, इतनी चीजें हमें याद ही होती हैं तकरीबन, लेकिन अगर खोल के देखना है स्टैंडर्ड तो खोल के भी देखा जा सकता है। इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे अगली क्लास में। गावा, ये तो पास पेपर का सवाल है जो आपको होमवर्क में भी दिया। अब 19-18 हो गया, 17 तो आप खुद ही कर लेंगे, कॉस्ट है, सेल प्राइस, कुछ देख लीजिएगा किसका सवाल है। कुछ ऐसा ना साइन लगाते हैं जिनको मैं खुद करने को कह रहा हूँ, स्टार बना दें, जिसने स्टार को पहले से बनाया हुआ है ऐसे सी बना दें, जो मर्जी कर दें, कुछ डॉलर साइन लगा दें। अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट विद अ लाइफ ऑफ 6 years फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years एंड एन ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड ऑफ 2 years। वैसे अजीब सा लेसर है, उसकी यूजफुल लाइफ हमारी नज़र में 6 साल है, एसेट की इस्तेमाल 6 साल हो सकता है, लेकिन उसने क्या पहले 5 साल के लिए इतना कराया और अगले 2 साल के लिए इतना कराया, शायद इकोनॉमिक लाइफ एसेट की ज़्यादा हो, इस वजह से उसने कह दिया। हमारा इरादा है इसको यूज़ करने कितने साल, 6 साल। वो कहते हैं 5 साल इसकी लीज टर्म है। सेकेंडरी पीरियड आज कॉन्सेप्ट पढ़े आज की क्लास में, सेकेंडरी पीरियड इज ड्यूरिंग विच ना होने के बराबर रेंट विल बी पेबल। आप बता दें लीज टर्म कितने साल लूं, 7। लीज टर्म कितने साल लूं, यूजफुल लाइफ 6, लीज टर्म 7। द पीवी ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट्स, सेकेंडरी पीरियड की लीज, इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट्स का मतलब है जो पहले 5 की पीवी खुद निकाल के दे दी है। नॉमिनल फिर लिख लें 0 होगी, उसकी इसने पीवी भी निकालने की जहमत नहीं की। नॉमिनल रेंटल मन ना होने 1-2 रुपया होगा, रेंटल 0 रुपये होगा, पता नहीं क्या होगा। ये कितनी किस्तों की पीवी है, 5 की 7 की, लेकिन चलेगी 7 की भी यही पीवी होगी क्योंकि 6ठी और 7वीं जो किस्त है वो है ही नहीं। व्हाट विल बी द बीवी ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे एसेट की बीवी क्या होगी। अच्छा जी, एसेट की कॉस्ट बता दें, पीवी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आईडीसी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, इंस्टॉलेशन, लेकिन इतना कुछ तो है ही नहीं यार। तो कॉस्ट इज पीवी, 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है क्योंकि ना बीवी मांग रहे 2 सालों के एंड पे, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। फड्डा है डेप्रिसिएशन का, लेसी की दूसरी क्लास जिसने हमने लीज शुरू की थी उसकी दूसरी क्लास का कॉन्सेप्ट है। डेप्रिशिएट कितने सालों पे करें, ओनरशिप ट्रांसफर होने का कहीं जिक्र है नहीं, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म, और सो व्हाट इज शॉर्टर 6। वैसे भी हमारी नियत ही 6 साल की है, तो 7 साल फिर अगर हम एसेट लेते भी हैं हमें फायदा कोई नहीं होना शॉर्टर के ऊपर। तो लिखें यूजफुल लाइफ ट्रांसफर नहीं, सॉरी एसेट ट्रांसफर नहीं होना तो शॉर्टर पे। बस छोड़े परे। एक कॉन्सेप्ट था इसमें सेकेंडरी पीरियड का, एक कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे चार्ज करनी है।
जलाल लीजिंग लिमिटेड गेव अ प्लांट अंडर फाइनेंस लीज ऑन यकम जनवरी 11 टू अ कस्टमर। जलाल लेसर हो गया, फिर लीजिंग लिमिटेड है, डीलर मैन्युफैक्चरर है या सिंपल लेसर है? एमसीक्यू से ये बड़ा फायदा होता है, सारे कॉन्सेप्ट से। जलाल लीजिंग सिंपल लेसर, लीजिंग कंपनी है। गेव अ प्लांट तो लेसर है टू अ कस्टमर। द लीज टर्म इज, द फेयर वैल्यू इज जेएल इनकड आईडीसी ऑफ 420। मैं अभी सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ा, मैं तो आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। लीज रिसीवेबल, ये जो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज करवाया है। इंशाल्लाह एनआई भी 11,420 निकल आएगी, बैलेंसिंग नहीं निकालने की कोशिश करनी, एनआई अभी खुद निकालते हैं। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 15%। रेंटल ऑफ 4,000 आर रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर। तो कैलकुलेटर पे निकाल दें आप, लीज रिसीवेबल कितने, एनआई ये डाटा अच्छा था इसलिए मैंने जनरल एंट्रीज करवा दी इसकी। वही आ रहा है 11420 आ रहा है। एनआई कैलकुलेटर पे निकाली है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। सवाल की रिक्वायरमेंट है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल कितना जाना है। अच्छा ये सुन लें, वो ना बड़ा गड़बड़ कर रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट क्लास यूज कर रहा है, इसका मतलब लीज रिसीवेबल होता है। ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है, मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था कि लेसर के सवालों में वो पूछ रहे बैलेंस शीट में नेट इन्वेस्टमेंट क्या जानी है। नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ हमारे लिए इतना फेमिलियर नहीं है, हम मेरे ख्याल से बैलेंस शीट के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं लीज रिसीवेबल का। अब वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ना इस सवाल में भी आईडीसी इग्नोर करनी थी, क्योंकि बस अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के बैलेंस शीट बनानी थी, तो इसको तो बार बार एंट्री में लेके जाते हैं। लेकिन नोट कर लें इसको, इतना सा बड़ा अच्छी रिवीजन होगी, सिंपल लेसर का सवाल। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर। अब एक तो तरीका ये है कि दो पैराज मैं यहां लिख दूं स्टैंडर्ड के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर। लेसी के डिस्क्लोजर हैं पैरा नंबर, ये काफ़ी सारी लिस्ट है लंबी, पैरा 53, 54, 5, 6, 7। चलें इसको अगली क्लास में देख लेंगे। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कौन कौन से डिस्क्लोजर लेसर के हैं, ज़बानी बता दें। चलें, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, ये किसको आता था, कौन से लेसर को, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को सेलिंग प्रॉफिट और लॉस आता था। ये सिर्फ एक ही लेसर को आता था, तो ये तो लेसर का डिस्क्लोजर है। अब तीन में से एक ढूंढना है, तो कभी लग सकता है। सब लीज पे राइट ऑफ यूज कौन दे सकता है, लेसी दे सकता है। सब लीज पे लेसी दे सकता है राइट ऑफ यूज, और ये लेसी के डिस्क्लोजर्स में पढ़ा था हमने, इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ राइट ऑफ यूज। A reconciliation of undiscounted lease payments to the net investment in the lease, ये लेसर का डिस्क्लोजर है। शॉर्ट टर्म लीज लेसर का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म लीज तो किसका डिस्क्लोजर है, लेसी का। तो ऐसी फारिग से कोई सवाल है लग रहा है। एमसीक्यू 8 बताएं। आरओयू में क्या क्या नहीं डालना। अगर आपने लीज पे एसेट लिया तो उसकी इंस्टॉलेशन डाल दें, उसकी कॉस्ट में डाल दें। वो पूछ रहे क्या क्या नहीं डालना, तो मैं गलत टिक किया है। अभी फिलहाल मुझे करने दे,
विच वुड बी इंक्लूडेड करके आसान कर लेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग डालना है, पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर ये डालना है। पिछले सवाल में लॉस लिखा हुआ था ग्रॉस लीज रेंटल, इधर लिखा हुआ है ग्रॉस की जगह टोटल ग्रॉस, ये नहीं डालना। यार इसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया नहीं, अभी जो आपका टेस्ट होना है ना आज वाला, उसके भी सोल्यूशन में मैं वो चीज़ें डालूंगा, लेकिन आपको सोल्यूशन में डाल के कटवा दूंगा कि यार ये अभी हमने पढ़ा नहीं, जिस तरह एक पास पेपर के सवाल में कटवाया हुआ है। लेकिन कम से कम डिसमेंटलिंग की पीवी निकालनी तो आनी चाहिए हमें। लीक हो गया टेस्ट। अच्छा जी, MCQ 6 तो छोड़ें, 7 हो गया था, 5 और 4 करें बस 1-2 मिनट। On Yakam Apparel Pink Limited entered into a 5-year lease agreement for a machine with an estimated useful life of 7 years. Estimated life of 7 years. Which of the following, अब ये इकोनॉमिक लाइफ भी यही होगी, अब और क्या हो सकता है। Which of the following conditions would require the machine to be depreciated over? कब 7 ईयर पे डेप्रिशिएट करें? देखिए जरा ये चारों लाइनें पढ़ें। अच्छा जी, आपके पास एक ऑप्शन है कि लीज को आप बढ़ा दें 2 साल से एट मार्केट रेंटल। अगर यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ उसने हमें सवाल में दी हुई है 7, मुझे लीज टर्म बताएं पॉइंट ए के तहत। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं लीज को 2 साल बढ़ा लूं मार्केट रेंट देके, मैं पागल हूं बढ़ाऊंगा, किसी और लेसर से मैं ले लूंगा, हो सकता है वो कम रेंटल दे दे। तो मेरे ख्याल से ये नॉमिनल रेंटल नहीं है, मार्केट रेंटल है। आपको क्या लग रहा है मैं लीज टर्म कितने अरसे के ऊपर करूंगा? अब ओनरशिप तो सवाल में ट्रांसफर होनी कोई नहीं है, लिखा नहीं हुआ। शॉर्टर क्या हो गया? 5, तो इन दोनों में से शॉर्टर हो गया 5। ये मेरे पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, इधर तो मैं 5 पे करूंगा, सवाल क्या पूछ रहे? 7 पे कब करना है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं परचेज, ये पॉइंट ए मैंने किया, पॉइंट बी, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एसेट परचेज कर सकता हूं एट द एंड ऑफ लीज एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे मैं एसेट लूंगा? नहीं नहीं नहीं, मार्केट वैल्यू में मैं फिर पागल हो लूंगा। इसमें ये लिखा होता था कि मार्केट वैल्यू से कम पे हो और रीजनेबली सर्टन है कि मैंने लेना है, तो फिर शायद 7 साल तक मैं लेके जाता। अभी भी लीज टर्म मजबूरन कितने साल लूंगा? अब दोनों में से शॉर्टर बताएं जिस पे डेप्रिशिएट करना है। ओनरशिप मुझे लीज के एंड पे ट्रांसफर हो जाएगी मुफ्त में। वेल आई एम डैम श्योर मुफ्त में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ सवाल में, पैसे नहीं देने इंशाल्लाह। ओनरशिप मुझे मुफ्त में ट्रांसफर हो जाएगी। अब मैं लीज टर्म कितनी लूंगा? अब ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जानी है तो वैसे ही यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। मेरी पॉलिसी ये होती है कि जब मैं एसेट खरीदता हूं ना, ये वाला तो लीज पे लिया वैसे, मेरी पॉलिसी है जब मैं एसेट खरीदता हूं तो आमतौर पे 7 साल ही डेप्रिशिएट करता हूं। मैंने पॉलिसी बनाई हुई है। भाई आपकी पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा, तो IFRS 16 से पूछना पड़ेगा ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं, फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा। ऐसे जबरदस्ती नहीं यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा। मैंने खरीदे हुए एसेट, ऐसी कोई बात पॉलिसी की हमने पढ़ी भी नहीं वैसे पूरी किताब में। मैंने पॉलिसी बनाई हुई है कि खरीदी हुई चीजों को 7 साल पर डेप्रिशिएट कराऊं, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको भी 7 पे ही कर लेता हूं। ये तो अजीब सी बात है, ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी लॉ में। सी वाला, ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जानी है एट द एंड ऑफ लीज। लीज कब एंड होनी है जी? मुझे मुफ्त में ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। तो फिर अब मेरे पास आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, एक्सेलेंट, वेल डन। लीज टर्म तो 5 साल ही है ना, 5 साल की लीज टर्म है। मुझे एसेट जो है
वो मशीन है मेरे पास जिसकी लाइफ 7 साल है, मुझे 5वें साल के एंड पे मिल जाना है ये एसेट, छठे और 7वें साल में रेंट पे नहीं करूंगा, छठे और 7वें साल में रेंट पे नहीं करूंगा। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है कि हाउ आई विल डेप्रिशिएट व्हेन द ओनरशिप विल ट्रांसफर, आई विल ऑलवेज डेप्रिशिएट ओवर वेल डन। 500 दे दें, ज्यादा हो जाएगा। खुश हो क्या क्या कह रहे हैं? 200 कर लो। लेकिन हम डेप्रिशिएट क्यों 7 सालों पे करेंगे, शॉर्टर पे क्यों नहीं करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो फिर अब सारा ही एसेट हमारा है। अच्छा ये अब आपने सवाल खुद ही करना है। इसमें जो उसने ऑप्शंस दी हुई हैं वो देख लें क्या है। 2 सवाल करने को दिए आपको, 2-3 ही हैं छोटे छोटे। ऑप्शंस क्या दी हुई हैं, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में उसने लीज की करंट लाइबिलिटी भी डाली हुई है और करंट लाइबिलिटी में उसने इंटरेस्ट पेएबल भी डाला हुआ है। ब्रैकेट में देखें उसने लिखा भी हुआ है। बैलेंस शीट और P&L उसने बना के दे दिया है, ये बैलेंस शीट और P&L बना के दे दिया है। ये कहां का आइटम है? बैलेंस शीट। ये करंट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेएबल, तो फिर और क्या पड़ा होगा? करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल भी है तो और क्या पड़ा होगा? लीज का करंट पोर्शन पड़ा होगा। बस इसने ये पूछा कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो ये बता दीजिएगा। चलें जी ओवर। हाँ जी बस अब क्या, रात तक बैठे रहना।